हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे विश्व नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो इसमें अभी हमारा नागरिकता वाला चैप्टर ही चल रहा है। तो कुछ बातें हैं जो हम लोग समझ चुके हैं, देन अभी कुछ बातें बाकी रह गई हैं। ये लास्ट पॉइंट है एंड इससे हमारा पूरा ये चैप्टर जो है एंड हमारी जो पूरी समझ है, ठीक है, आई होप कि आप सबकी वो समझ थोड़ी बहुत बढ़ी होगी। मैं नहीं कह सकती कि पूरी एक बढ़ जाएगी। आपको 2-3 बार वीडियोज देखेंगे, 2-3 बार चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद ही आपकी समझ बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बट थोड़ा बहुत जो भी हमारा सोचने समझने का जो नागरिकता के बारे में हम अपना विचार रखते हैं, मैंने आपको बताया भी था, जो रिफ्यूजी होते हैं, प्रवासी होते हैं, क्या क्या उनको और मतलब राइट मिले हुए होते या नहीं मिले हुए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसे पढ़ेंगे, दिन लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो हमारी क्लियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि विश्व नागरिकता के बारे में अब हम यदि बात करते हैं और हाँ, लास्ट में हम लोग अभी संशोधन भी अपने करते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो आज ना करवा पाऊँ मैं, तो उसके लिए कोई परेशान नहीं होना है। लेकिन जितने अभी तक मैं करवाई हूँ, आप लोग उसे रिवाइज करते जाइए, उसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए अपनी नोट्स में, मेरे साथ साथ उसे लिखते चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होता, 2-2 3-3 करके ही करवा रही हूँ, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो हमारे संविधान संशोधन है, और आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए आप मेरे साथ पढ़ते चलिए तो अच्छा होगा। अब यहाँ पे आते हैं अपने चैप्टर पे। इसमें क्या था कि निम्नलिखित उपायों पर गौर करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या था कि 2004 में दक्षिण एशिया के कई देशों पर कहर बरपाने वाली सुनामी से पीड़ित लोग, यानी आपको जियोग्राफी आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने देखा है कि जो इंडोनेशिया वाला यानी हमारा अंडमान निकोबार का जो ये वाला पार्ट था, जो सुमात्रा इंडोनेशिया अंडमान निकोबार के पास ही पड़ता है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अंडमान निकोबार के पास कौन सा द्वीप है या कौन सा राष्ट्र है, तो वो ऑप्शन में रहते हैं 4, तो आपको टिक लगाना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सुनामी आई हुई थी। सुनामी आने से क्या हुआ था, जो हमारा पिग्मेलियन पॉइंट है, जिसे हम सबसे दक्षिणतम बिंदु कहते हैं, अपने भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, हमेशा आप याद रखिएगा कि भारत के दक्षिण का जो बिंदु है, ठीक है, कि मुख्य भूमि के जो कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मुख्य भूमि जो है उससे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आपका क्या होगा, वो होगा आपका वो जो हमारा कन्याकुमारी वाला है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, वो आपका जाके हो जाएगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी यहाँ पे जियोग्राफी में आपको समझा ही देती हूँ। और एक बात, तो जियोग्राफी यदि आपको समझनी हो तो मैंने जियोग्राफी की पूरी कंप्लीट क्लास दिव्य एजुकेशन चैनल में ली हुई है। ये है आपका दिव्य हिंदी से है, एजुकेशन इंग्लिश से है। किसी दिन आपका कमेंट आया था, आप में से किसी का, मुझे नाम याद नहीं, कि चैनल नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये हिंदी से है, ये इंग्लिश से एजुकेशन, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। जियोग्राफी की पूरी कंप्लीट क्लास है और आप उसको पढ़ने के बाद बिल्कुल भूल नहीं सकते। मतलब पढ़ना नहीं, सिर्फ आपको इतना समझ आपकी बढ़ जाएगी। देखने के बाद, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगी, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये समझ में आ रही बातें या नहीं। ठीक है, तो जो आज तक भी नहीं समझ पाए होंगे आप, वो भी आपको समझ में वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या बता रही थी कि जो जियोग्राफी का थोड़ा सा है, ये हमारा दक्षिणी भाग है। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा कि भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, आपका कन्याकुमारी यहाँ पे आएगा। लेकिन यदि पूछा जाता है कि आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि नहीं लगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, इन द सेंस होगा यहाँ पे कि लक्षद्वीप भी हमारा द्वीप है, वो भी भारत का पार्ट है। यहाँ पे आता है अंडमान निकोबार, ये भी हमारे भारत का पार्ट है। कुछ समुद्री सीमाएं जो है यहाँ तक भी हमारा भारत है। ठीक है, तो इसमें से ये पूरा भारत मिला के हमारा इंदिरा पॉइंट आता है। यानी कि जो 6 डिग्री वाला था आपका, इधर 8 डिग्री 4 मिनट का आता है, इधर 6 डिग्री आता है। ठीक है, तो 6 डिग्री जो आता है हमारा, वो हमारा इंदिरा पॉइंट से रिलेटेड है, वहाँ से पूरा भारत गिना जाता है। तो यदि द्वीप सहित आप मिला के चलते हो तो 6 डिग्री आता है। ठीक है, लेकिन हम इधर से चलते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो हमारा अक्षांश या देशांतर है, उसकी हम बात करते हैं। तो वो चीज़ आप जियोग्राफी आप वहाँ से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो कहर बरसाने की सुनामी की बात आई थी, उसी में हमारा पिग्मेलियन पॉइंट जो था वो डूब चुका। अब आप पढ़ते हो ना जियोग्राफी, आप खोलेंगे एनसीईआरटी खोलेंगे, सब कुछ उसमें लिखा होता है कि इंदिरा पॉइंट सुनामी 2004 की सुनामी की वजह से पूरी तरीके से वो डूब चुका था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे सुनामी आती है और ये दक्षिण हम
दक्षिण भारत में रहते थे। दक्षिण एशिया के एक अंग है ये भारत, वहाँ पे हम लोग निवास करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ही सहानुभूति और सहायता पर भदोदगार फूट पड़े थे, और उसके भावोद्गार, यहाँ पे होगा कि भावोद्गार फूट पड़े थे। देन उसके बाद क्या होता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का ताना बाना आतंकीवादियों को जोड़ने में मदद करते हैं, और विभिन्न देशों में बर्ड फ्लू के प्रसार और इंसानों में विषाणु जनित महामारी के संभावित उभार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है। यानी कि इसमें क्या हुआ कि विभिन्न देशों में बर्ड फ्लू आपको बताना है, ये एक रोग है हमारा। किससे होता है, किस जानवर से होता है, किस पक्षी से होता है, क्योंकि ये किसी जानवर या पक्षी से होता है। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब आपको ये बताना कि किस जानवर या क्या पक्षी, उसका नाम बताना है कि जो बर्ड फ्लू है वो किससे होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि देशों में बर्ड फ्लू के प्रसार और इंसानों में विषाणु जनित महामारी के संभावित उभार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है, यानी कि यूएन इसमें सक्रिय है। और यहाँ पे बर्ड फ्लू ही क्या, आपके बिल्कुल वर्तमान समय पे सिर पे बैठे मंडरा रहा कोविड-19 उसके से ओवर हो रहे हैं, क्योंकि मार्च में पिछले टाइम लॉकडाउन लगा था, इधर मार्च ही चल रहा है। ठीक है, फिर भी कुछ स्टेटों में लॉकडाउन की बात चल रही है, कुछ में तो हो गई, मेरे इलाकों में तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लॉकडाउन वगैरह तो मतलब अब फिर से वही साल भर हो चुके हैं, अभी उसके टीकाकरण की बात भी चल रही है, लेकिन वो भी क्या है कि मतलब पूरे इंडिया वालों को नहीं लग पाई है। आई होप कि आप सबके इलाके तक में अब टीकाकरण होने लगा होगा, जो भी 40-45 से ऊपर है उनको टीका लग रहा है। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें हो रही, तो सरकार क्या होती है उसके लिए सक्रिय होती है, क्योंकि जब ऐसे आता है बर्ड फ्लू भी जो बीमारी थी वो क्या था कि कभी हमारे यहाँ सपोज सुनामी आ गई, एक बहुत बड़ा हमारा पूरा जियोग्राफिकल रीजन, पूरा इकोनॉमिकल रीजन, पूरा हमारा सामाजिक सब कुछ चरमरा जाता है, सब कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। आपको पता है सुनामी आई, हमारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था आधी से अधिक, क्योंकि वहाँ सुरक्षा करने में फिर हमें टाइम लग जाता है, जनसंख्या जो खत्म हुई वो अलग बात है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आतंकवादी कहीं पे घटना हो गई तो वहाँ पे किसी ने बम विस्फोट ही कर दिया, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा तबका हर एक तरीके का, वहाँ पे सिर्फ लोग ही नहीं मरते, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी खत्म होती है, वहाँ की जो इन्वायरमेंट वाले सिस्टम वो भी सारे खत्म होते हैं, मतलब हर एक जीव जंतु सबको नुकसान होता है। फिर यहाँ पे बर्ड फ्लू आ रहा, बर्ड फ्लू से भी एक कुछ हो, आप दूसरे कुछ हो, तीसरे से ये सारी चीज़ें, जैसे कोविड-19 है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, मास्क लगाओ, आप किसी को टच मत करो, किसी के पास आप मत जाएं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होता है कि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम आपदा कहते हैं, ये बता के नहीं आती हमें। क्या आपने कभी सोचा था कि कोविड-19 जैसी कोई बीमारी आएगी हमारी दुनिया में? हम तो बढ़िया ऐशो आराम से जी रहे थे। और जो उनका था एपीजे अब्दुल कलाम का था, शायद एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ, कि वो जो विजन 2020 था कि इसमें हमारा देश डेवलप हो जाएगा, उन्होंने तो बहुत अच्छा सोचा था। किसी ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि ऐसा आएगा 2020 की मतलब यादगार तो खैर बन ही जाएगा। कितनी बड़ी महामारी, और सिर्फ एक देश में नहीं, महामारी आपको पता पेंडेमिक नाम यहाँ पे उसी को दिया जाता है जो पूरे विश्व में फैलती है। ये बीमारी का नाम देने के लिए कि ये महामारी है या एपिडेमिक है या पेंडेमिक है, तो इसका नाम ना थोड़ा सा आप गूगल पे सर्च करिएगा इनके बारे में कि बीमारियों का नाम कैसे दिया जाता है, कि महामारी क्या होती है, या उससे पहले मतलब कि कुछ लिमिट क्षेत्रों में होती है उसका क्या होता है, तो आपको वो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके 3 स्टेप होते हैं कि एक इलाके पे हो रही है तो उसको आप एपिडेमिक कह सकते हो, कुछ उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो रही है तो कुछ और, इसके बाद उससे भी ज़्यादा हो रही, पूरे वर्ल्ड में हो रही, पूरे वर्ल्ड में, या इंडिया बस की बात छोड़िए, आप पूरे विश्व में ये बीमारी फैल चुकी है, पूरे विश्व में, यानी कि ये महामारी अब है। ठीक है, तो कई सारी, ऐसा नहीं कि ये पहली महामारी आई हुई है, हम सबके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हम लोग पहली बार फंस रहे हैं, हमारे जो मम्मी पापा हैं या दादी बब्बा हैं उनसे पूछिए तो कोई बताता हैजा आया, कोई बताता है प्लेग आया, कोई बताता है बर्ड फ्लू आया, तो स्वाइन फ्लू आया, ऐसी बीमारियां चलती रहती थी, लेकिन ये कुछ इलाके तक होती थी, ये तो
हर एक क्षेत्र पे फैल चुकी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो आप देखते नहीं हो, उसे ही हम आपदा कहते हैं। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट आपका एक अलग से हमारा पेपर 3 में ये पूरा इसका आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बस इतना थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि जो भी वर्ड आते जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कुछ और हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल देखेंगे नहीं। सारी चीज़ें हमें जानना जरूरी होती है, तभी हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखा कि ये आतंकवादी की घटना हो गई, बर्ड फ्लू हो गया, मतलब बर्ड फ्लू इन द सेंस एक एग्जांपल दिया गया। आप कोविड-19 भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं, कि एक आपदा आती है, अचानक से आ रही है, ठीक है। उसके लिए हमें सक्रिय होना पड़ता है, जैसे बताया गया कि यूएन इसके लिए सक्रिय है, WHO जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि काम करते हैं इसमें। उसमें क्या होता है कि इन उक्तियों में क्या साझा है, वे उस दुनिया के बारे में क्या बताती हैं जिसमें हम रहते हैं। यानी कि इन सारी जो हमने 3 एग्जाम्पल देखे या 3 इसके ये आयाम देखे, इनमें से क्या एक समान है या क्या समान है, और ये दुनिया के बारे में हमें क्या बतलाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम आज एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है। संचार के नेटवर्क, टेलीविज़न और सेल फोन जैसे नए संसाधनों के उन तरीकों में भारी बदलाव कर दिया है, जिनसे क्या होता है कि हम अपने विश्व को समझते हैं। पहले क्या होता है कि विश्व के एक हिस्से की गतिविधियों की खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। यानी कि विश्व में क्या होता था पहले, आज की बात नहीं कर रहे, आज मिनटों नहीं लगते, सेकंडों नहीं लगते, सेकंड भी नहीं लगते, ठीक है। माइक्रो सेकंड आप कह सकते हो कि लग सकते होंगे, वो भी नहीं लगते हैं। यहाँ पे आज इतना हम डिजिटल हो चुके। पहले क्या होता था कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये पूरा बताया गया है कि आज जो है कि इंटरनेट आ गया, टेलीविज़न आ गया, सेलफोन जैसे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने विश्व को समझते हैं। पहले विश्व के हिस्से में एक हिस्से की गतिविधि को दूसरे तक पहुँचने में अरसों लग जाते थे, बरसों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे। लेकिन संचार के नए तरीकों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों की हलचलों को हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया है। हम अपने टेलीविज़न के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते देख सकते हैं। इससे विश्व के विभिन्न देशों के लोगों में साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिली है। यानी कि अब क्या हो गया कि टेलीविज़न के पर्दे पर हम क्या कर सकते हैं, टेलीविज़न क्या, आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। आप पता नहीं कहाँ के, मतलब आप इंडिया के ही हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस स्टेट से हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन आप मेरे को बहुत ईजीली सुन पा रहे हैं, बहुत ही ईजीली। जब आपका मन करता है तब आप मेरे को सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अभी वीडियो बनाया सिर्फ आप अभी सुन सकते हो। आपका जब मन करेगा तब आप हमारी क्लास देख सकते हो, तब हमें सुन सकते हो। आपका जब मन करेगा, हम क्या करते हैं, हमारा कोई एक बहुत अच्छा जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो अमेरिका में रह रहे हों, जापान में रह रहे हों, जर्मनी में रह रहे हो, डजेंट मैटर, हम उन्हें जब चाहे अपने पास पा सकते हैं। कॉलिंग के द्वारा, वॉइस कॉलिंग हो या वीडियो कॉलिंग हो, फेस टू फेस हमारी बात हो सकती है। हमारा एसएमएस उनके तक तुरंत पहुंच सकता था। पहले आप एक चिट्ठी डाल दो और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या एक कहीं 40-50 किलोमीटर दूर आपको चिट्ठी भेजनी है, तो वो चिट्ठी को आते आते महीनों लग जाते थे। तो जब तक सपोज किसी की डेथ हो गई, और हम क्या करते, मतलब पहले के ज़माने में होता था कि किसी की डेथ हो गई है, और ज़्यादा पहले मत जाइए, आप अपने मम्मी पापा से ही पूछेंगे तो यहाँ पे उनको ही ये चीज़ें, सारी चीज़ें पता होगी कि चिट्ठियों का ज़माना था पहले। वो लोग भी चिट्ठी किसी न किसी को भेजे होंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या होता था कि किसी की डेथ हो गई और एक चिट्ठी भेजी जा रही कि भाई आप आ जाओ। जब तक यहाँ पे उनकी जो भी क्रियाक्रम सब कुछ होता कर दिए, तब उनका लड़का वहाँ से वापस आ रहा है अपने पापा के या मम्मी के, जो भी उनकी डेथ हुई, उनके यहाँ पे देखने के लिए। क्योंकि चिट्ठी तो उसको पहुंची महीने भर बाद। अब पहले से तो पता नहीं था कि ये मर जाएंगे, और मर गए अचानक, तो अब बेटे को ताक के बैठते हैं, यानी कि उसका वेट करते हैं। तो इनकी लाश तो बदबू देने लगेगी, लाश में सड़न आ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ने लगेंगे, तो लाश को जलाना तो फिर ज़रूरी बन जाता है। तो फिर वो जब तक बेटे आएंगे तब तक यहाँ उनका जो भी क्रियाक्रम सब कुछ होता होगा वो भी हो जाता था पहले, तब जाके वो घर पहुँचते थे। और आज क्या है कि आज आप हम क्या करते हैं, मिनटों में, यानी कि हमने एक फ़ोन घुमाया नहीं, 2 मिनट की बात की नहीं, सारी चीज़ें पता चल गई, और वो तुरंत के तुरंत आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, मिनिमम 4 घंटे बहुत दूरी है, कोई प्लेन से आ रहा है तो और भी आसानी से आप जल्दी से जल्दी एक दिन के अंदर अंदर ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने से घर पहुँच सकते हो आप।
आप विदेश में हो तो उसके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन वहाँ भी आपको सूचना मिल जाएगी और 1-2 दिन में आप ईज़िली पहुँच जाओगे। इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं होता, प्लेन वगैरह चलती हैं तो वहाँ से हम आ जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है? तो यही बताया गया। और इसके भी बात क्या है कि कहीं पे अभी अमेज़न के जंगलों में आग लगी हुई थी। हमें ना वो चीज़ें बिल्कुल टेलीविज़न में हम देख सकते हैं कि कैसे आग दू-दू करके जल रही है। मोबाइल है हमारे हाथ में, तो यहाँ पे टेलीविज़न भी है, रेडियो भी है इस मोबाइल में। इस मोबाइल में सारी चीज़ें हैं। जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, सब कुछ अवेलेबल भी है। एंड्रॉयड फ़ोन जिसके पास भी है, उसके पास वो सारी सुविधाएँ हैं। उसके बाद क्या होता है कि विश्व नागरिकता के समर्थक दलील देते हैं कि चाहे विश्व कुटुंब और वैश्विक समाज अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार लोग आज एक-दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम विश्व कुटुंब के रूप में हो गए या हमारा वैश्विक समाज बन चुका है। लेकिन यहाँ पे ये तो ज़रूर हो गई है कि जो राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार के लोग हैं, वो क्या करते हैं एक-दूसरे से बहुत ही आसानी से जुड़े हुए। कोविड-19 में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हमें असहजता महसूस नहीं हुई, इकोनॉमिक्स का नुकसान हुआ, लेकिन आप इतना नहीं कह सकते पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जी नहीं, ये यदि हम ऐसा कहते हैं तो गलत है कि कोविड की स्थिति में इकोनॉमिक्स से किसी भी कंट्री की पूरी तरीके से ठप हो गई, तो ऐसा नहीं है क्योंकि आप वर्चुअल मीटिंग करते थे, कोई काम आपका रुकता नहीं था। हाँ, जो थोड़ा बहुत मिलने-मिलाने का था वो छोड़िए, तो यहाँ पे कोई भी काम आपका नहीं रुकता था। जितनी भी आप देखते हो कई सारी ट्रीटियाँ हुई हैं वर्चुअल मीटिंग के थ्रू हुई हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, आजकल हम लोग तो वर्चुअल बर्थडे पार्टी भी मना लेते हैं। तो वैसे इसी तरीके से पूरा सब कुछ सिस्टम हुआ और सारी चीज़ें, क्योंकि इंटरनेट आज आ चुका था और हमारी कहीं तक भी पहुँच बहुत आसान हो चुकी है। कहीं तक भी। तो इसमें क्या है कि हम अब एक-दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और वे कहेंगे कि एशिया की सुनामी या अन्य बड़ी दैवीय आपदाओं से पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी हिस्सों से उमड़ा भावोद्गार विश्व समाज की उभार का संकेत है। वे मानते हैं कि हमें इस भावना को मजबूत करना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की ओर अवधारणा मतलब विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सक्रिय होना चाहिए हमें, ठीक है? एक्टिव होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में सुनामी आई है तो अदर कंट्री वाले हमारी हेल्प नहीं करेंगे, या अदर कंट्रियों में सुनामी आई है तो हम हेल्प नहीं करेंगे। बखूबी बहुत अच्छे तरीके से कहीं भी नहीं जाना। हम जब आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं और ये नागरिकता चैप्टर पढ़ रहे हैं, और आपके लिए ये मान सकते हैं कि एग्जाम्पल समझने के लिए कोविड-19 सफिशिएंट है। कहीं पे भी मत जाइए, ना 2004 की सुनामी पे आप जाइए, ना तो बर्ड फ्लू पे जाइए, ना और किसी घटना पे जाइए। आप कोविड-19 का ही एग्जाम्पल लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे देश के द्वारा ही आप आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि इंडिया के द्वारा मालदीव को इतना पैसा दिया गया, पाकिस्तान को इतना दिया गया, चाइना को इतना हेल्प की गई, या यूएस के द्वारा इंडिया को इतनी हेल्प प्रदान की गई, या इसकी कंट्री के द्वारा इसको इतनी हेल्प दी गई। तो वहाँ पे क्या होता है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया किसी से नहीं लिया, इंडिया को भी अदर कंट्री वाले दिए, लेकिन इंडिया भी जिसकी हेल्प कर सकता था, चाहे वो फिर मालदीव हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे जापान हो, भूटान हो, कोई भी कंट्री हो, इंडिया जिसकी हेल्प कर सकता था बखूबी किया है। एंड आप बहुत अच्छे तरीके से, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि हिंदी या इंग्लिश कोई भी न्यूज़पेपर हो, डेली पढ़िए, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो न्यूज़पेपर में हम ना पढ़ने से स्किप कर जाते हैं। न्यूज़पेपर एक सक्सेस स्टूडेंट जितने भी हैं, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, वो न्यूज़पेपर खुद से पढ़ते हैं। कोई वेबसाइट वगैरह से छटा-छटाया माल आप ले लो, वो अच्छी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। आप, मुझे लगता है कि आप अभी मतलब टाइम लेके ही चल रहे होंगे, 2023-24 जिन्हें भी देना है, तो ये 2022 में भी देना है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। न्यूज़पेपर पढ़िए एंड आप उल्टा मेरे को थैंक यू बोलने एक दिन ज़रूर आएंगे कि थैंक यू मैम, आपने मुझे ऐसा सजेशन दिया था। क्योंकि ये आप बात मान के चलिए कि हम जितना बेस से चलेंगे हमारे लिए उतना प्रॉफिट है। हम हवा में उड़ेंगे, यकीन मानिए कि हम गिरने के कगार पे होंगे, हमेशा हम उठने वाले नहीं होंगे। इसलिए हमें हवा में नहीं, ज़मीन पे ही अपने पैर टिका के चलने हैं। और न्यूज़पेपर, किताबें हमारी वो ज़मीन है जो यूपीएससी तक हमें ले जाएंगी।
आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करेंगे, कहीं पे और टाइम वेस्ट करेंगे, किसी की और क्लास लेंगे, कुछ भी होगा। हम क्या कर लेंगे कि आज हम ज्योति मैम की क्लास ले रहे हैं, कल अदर की क्लास लेंगे, कल दूसरे की लेंगे। ये पॉलिटी अच्छा नहीं पढ़ा रही, वो ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। कुछ नहीं होने वाला है। किसी एक को पकड़ो, हर एक इंसान आपको बुक से पढ़ा रहा। मैंने हमेशा बताया कि वो उसी तरीके से, उसका तरीका अलग हो सकता है, बातें वही बताने वाले होंगे सब। कोई भी इंसान हो, कोई भी टीचर हो, वो कभी आपको गलत सजेशन, गलत बता ही नहीं सकते हैं। एक बहुत बड़े पब्लिक प्लेस में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे सुन रहा होगा, हम लोग गलत बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, नहीं बनता, सॉरी, ठीक है। लेकिन गलत नहीं बोल सकता कोई यहाँ पे, इसलिए ट्रस्ट से करिए। और मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा यूट्यूब पे टाइम ही मत वेस्ट कीजिए। बहुत तो मेरी बात मानिए आप, बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद वीडियो देखिए, बुक पढ़ने के बाद वीडियो देखिए। एंड हाँ, मेरी वीडियो देखेंगे तभी तो आपको इतनी सारी ज्ञान मिलेगी, तो देखिए। लेकिन पहले बुक और न्यूज़पेपर पढ़िए, जो हमारी ज़मीन है उससे मत छोड़िए। ये मैं हमेशा कहती हूँ, कहती रहूँगी। और आप लोग यदि जो भी फॉलो करेगा, वो एक दिन तो ये पक्का है मुझे कि थैंक यू ज़रूर बोलोगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा परेशानी होगी न्यूज़पेपर पढ़ने में, मैं नहीं कहती हूँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सिलेबस यदि आप पढ़े होंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि नागरिकता सबको मिली हुई होती है, वैश्विक नागरिकता की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यदि सुनामी आ गई है, कुछ भी घटनाएं हो गई हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं और करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षणों में से एक ये है कि इससे क्या होता है, राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिनसे कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करते हैं तो इससे प्रवासी और राज्यहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि राज्यहीन लोगों की समस्या का जो है सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारी विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षणों में एक ये है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं, यानी कि हमारी जो भी नेशनल हम कहीं से भी सीमा साझा करते हैं या कुछ भी है, तो दोनों ओर क्या होता है कि दोनों ओर उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो जाता है। जब हमें थोड़ी बहुत इंसानियत होती है, हम दूसरे के नागरिकों को एकदम से वो नकारा नहीं समझ लेते, दूसरे हमारे नागरिकों को बेहतर समझते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उससे थोड़ी बहुत हमारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाती है। जब हम पड़ोसी से प्यार से रहते, पड़ोसी के साथ, तो पड़ोसी भी हमें प्यार देने की कोशिश करता है। लेकिन हम पड़ोसी के आए दिन घर में एक तरफ से क्या लाइटर छुआने की कोशिश कर रहे हैं, उसका घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियस है कि बनी बनाई बात है कि वो तीसरे दिन तो आपका घर, आप कोशिश कर रहे हो, वो तीसरे दिन आपका घर नष्ट ही कर देगा। इसलिए पड़ोसियों से थोड़ा व्यवहार अच्छा खासा बना के रखना चाहिए। तो क्या होता है कि हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम देखते हैं, आपको पता है, आप निजी लाइफ में अपनी लीजिए, जो ये बातें यहाँ पे की गई हैं। हम क्या करते हैं कि सपोज हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि मैं इतनी सारी बकबक करती हूँ, इसमें से कि आप में से किसी एक की भी थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन रहा होगा, यदि किसी एक का भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, तो उससे क्या होगा कि आपके लिए तो मैं आइडल बन जाऊँगी कि वाह, उन्होंने इतना अच्छा बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। आपने मुझे बताया नहीं फिर भी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जिससे अपनी बात शेयर करते हैं, हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है, हम अपने फ्रेंड से, अपने मम्मी पापा से, किसी से भी सॉरी, तो अपनी बात जब शेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर हमारा थोड़ा मन का बोझ हल्का हो जाता है। एंड मन का बोझ हल्का होने के साथ साथ उस प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन मिल जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो बता ही देता है कि भैया ऐसे 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 करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब हम बोलेंगे नहीं तो वो क्या होगा, अंदर अंदर घुटते रहेंगे, फिर कहते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, जाएंगे तो है ये। मैं तो कहती हूँ, मुझे ना इस वर्ड से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है कि आपको किसी से बोलना नहीं है, किसी से बातें नहीं करनी है, अपने अपने मम्मी पापा को एक दुश्मन की तरह देखते हैं हम सब की। मतलब क्या है, उन्होंने बोल दिया कि बेटा फ़ोन ज़्यादा हम नहीं चलाना, अब हमें लगता है कि बस असली दुश्मन तो हमारी यही, सारी दुनिया तो हमारी दोस्त है, पर ये दुश्मन है हमारे। अब उन्होंने बोला बेटा पढ़ाई करो, ज़्यादा घूमना नहीं है, ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज करना है, ज़्यादा ये नहीं करना, तो हमें फिर लगता है कि नहीं, ये तो हमारे लिए भला सोचते ही नहीं है। बाकी तो सब अच्छे हैं, बस यही खराब है।
तो इसलिए थोड़ी-सी हमें कहीं से भी जब भी आए अपनी बातें मन हल्का करने के लिए लोगों से बातें करेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकलेगा। आप मेरे से पूछोगे नहीं तो यहाँ पे मैं कैसे जानूँगी कि आपसे कुछ नहीं आ रहा है? आप मेरे से पूछोगे कि ये नहीं बन रहा, तो मैं बताऊँगी कि ऐसे से ऐसे करिए आप। यदि आप नहीं बताओगे मेरे को, आपको भूख लगी, आप नहीं बता रहे कि भूख लगी, तो मैं तो नहीं देख रही ना कि आपको भूख लगी, मैं तो देख रही कि आप अच्छे खासे चंगे वाले हो, तो खा के ही आए होंगे। आप मुँह से बोलोगे कि मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है, खाना ला रही हूँ। तो वो सारी सिचुएशंस होती हैं, और यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जब हम क्या करते हैं कि लोग अच्छे से समझते हैं लोगों को, अपना संबंध अच्छा बना के चलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, कहीं न कहीं कि हमें आपसे हेल्प चाहिए बताते हैं, तो वो हेल्प करते हैं और करना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है कि सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई ज़रूरी होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या है कि प्रवासी और राज्य विहीन लोगों की समस्या का वर्तमान समाधान पाना आसान हो सकता है। यानी कि या यहाँ पे आसान जो हमारे प्रवासी आते हैं, राज्य विहीन लोग होते हैं, उनसे हम समाधान पा सकते हैं कि उनसे बातचीत करें कि भाई अपने राज्य वालों को तो आप सँभालो कम से कम, या कुछ भी उनका समाधान हम आसानी से निकाल सकते हैं यदि हमारे रिश्ते अच्छे हुए तो। या क्या कर सकते हैं कि कम से कम उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे फिर वो मतलब जिस किसी देश में रहते हों। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे वाले यदि चले भी जाते वहाँ पे दूसरे कंट्री पे, तो हमारा संबंध अच्छा, उनसे बातचीत करके कुछ भी समझौता करके हम कह सकते हैं कि ठीक है, वो वहाँ पे रहने के लिए खुश है, आप वहीं पे उनकी व्यवस्था बेहतर करा दो। हम यहाँ पे आपके जो कंट्री वाले रह रहे हैं, हम उनकी बेहतर कराएँगे, आप वहाँ हमारे वालों को कराओ। क्योंकि हम करें ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि पिछले खंड में हमने देखा कि एक देश के भीतर की समान नागरिकता को सामाजिक आर्थिक असमानता या अन्य मौजूदा समस्या से खतरा हो सकता है, और इन समस्याओं का समाधान अंततः सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता ही कर सकती है। इसलिए क्या होता है कि लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होता है कि विश्व नागरिकता की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय नागरिकता को इस साझेदारी से जोड़ने की ज़रूरत है कि हम आज अंतर्संबद्ध विश्व में रहते हैं, और हमारे लिए यह भी क्या होता है ज़रूरी है कि हम विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ क्या करते हैं, अपने रिश्ते मजबूत करें, और राष्ट्रीय सीमाओं के पार के लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए तैयार हों। यानी कि हम भी क्या करें, अपने रिश्ते मजबूत करें, राष्ट्रीय सीमा वाले लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो, उनमें दिलचस्पी रखें, यही हमारी वैश्विक नागरिकता होती है। ठीक है? कि वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे उनसे रिलेशन अच्छे हों, हम उन्हें अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करें, उन्हें अच्छी सुविधाएँ दें। इसी तरीके से ये जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट आया है, फाइनली आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो वैश्विक नागरिकता है, हमने देखा कि हम उन्हें यदि दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे को करेंगे। तो यदि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ भारत वाले ही उनको नागरिकता दे रहे हैं, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट के थ्रू जो आया इसमें, क्योंकि वो 1955 में ही नागरिकता अधिकार आ चुका था। इनमें संशोधन कई बार हो चुका, कई बार। मैंने कहा था आपको देख लेना आप, और यदि नहीं कहा रहा होगा तो आज कह रही हूँ मैं कि आप देख लेना उसे, ठीक है? लक्ष्मीकांत पे आपको मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो गूगल पे तो मिल ही जाएगा। बहुत आसान तरीका है, इंटरनेट का यूज़ करिए, फालतू बातों पे नहीं, काम की बातों पे इंटरनेट का यूज़ करिए, ठीक है? तो वहाँ पे आप देखेंगे मिल जाएगा कितनी बार संशोधन हुआ, क्या-क्या, कैसे-कैसे है। थोड़ी-सी आप सिटीज़नशिप अमेंडमेंट के बारे में अपने से अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। थोड़ी बातें, ज़्यादा बातें नहीं, पहले कब ये अधिनियम आया था, उसके बाद संशोधन कितने बार हुए हैं, ये लास्ट अभी जो संशोधन हुआ हाल-फिलहाल में, अभी ये हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया है, या अभी हमारे संविधान में कुछ ऐसा है नहीं, बस क्योंकि अभी ये मुद्दा बहुत विवादास्पद है। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें से। तो ये थोड़ा आप देख के रखिएगा, और यहाँ पे वैश्विक नागरिकता के थ्रू ही इन्हें क्या दी जा रही है, जो दूसरे देश के लोग हैं उन्हें नागरिकता देने की बात की जा रही है कि उन्हें नागरिकता देने मतलब हम देंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? कि यहाँ पे और इंडिया वालों के लिए इसमें कोई बात नहीं की गई है। आप उससे आज के आज पढ़ेंगे, और आज के आज आपकी नोट्स में वो कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपको बहुत ही मतलब ब्रूटली ये बात बोल रही हूँ। आपको बुरा लगे उसके लिए सॉरी, और नहीं भी माफ़ करेंगे तो भी चलता है, मुझे कुछ नहीं है। आप मारेंगे भी तो कैसे मारेंगे, ठीक है? लेकिन आपको ये बहुत अच्छे तरीके से करना है, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी।
इसलिए वो कंप्लीट करना है। एंड जो संशोधन है वो मैं आगे के जो संशोधन है कल कराऊंगी। थोड़ा सा मुझे काम है इसलिए जल्दी जाना होगा, बस आप उसे पूरा करके रखिएगा, ठीक है। मैं आके कल पूछूंगी आपसे, तो खैर आपको पूछूंगी क्या, बट आप प्लीज़ कर लीजिएगा तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए, और वो बेनिफिशियल आप लोगों के लिए आसानी से हो भी जाएगा, तो और समझ भी आ जाएगी। जब आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरा नाम बदनाम मत कीजिएगा कि मैंने उससे पढ़ा और कैसे पढ़ाया उन्होंने, मतलब ऐसा बनता नहीं है। तो जितनी बातें मैं बताती जाती आपको वो आप करते जाइए, उसके बाद आप देखिएगा आपकी पॉलिटी किस लेवल की होती है, ठीक है। पॉलिटी और जियोग्राफी की क्लास मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यदि आप ले पा रहे हो तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, वहाँ से आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आप देखिए क्लास, समझ में आएगा, आपको नहीं आता आप स्किप करिए और दूसरा देखिए। मैं कोई फोर्स नहीं कर रही कि आप देखिए, हाँ एक सही रास्ता बता रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से समझाने की कोशिश की हूँ आई होप कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है क्योंकि हम बहुत जल्दी चैप्टर पे आते नहीं हैं, और आगे अब से 7वां चैप्टर आएगा तो राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी इंपॉर्टेंट बातें कुछ हमें मिलेंगी, वो भी देखेंगे। बस पढ़ते रहिए और जितना मैं कहती हूँ उसको थोड़ा बहुत करते रहा करिए, ठीक है। जितना कहती हूँ ज़्यादा नहीं कहती हूँ, थोड़ा बहुत ही कहती हूँ, और वो होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर हम।